हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो आज के क्लास चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आएगा सॉल्ट, और इस लेक्चर में हम सॉल्ट का इंट्रोडक्शन एंड सोडियम क्लोराइड और साथ के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें बचे हुए टॉपिक्स आएंगे। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सॉल्ट। पहले हम करेंगे सॉल्ट का इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो कि हमारे सिलेबस में NaCl, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP, ये वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक वो आ रहा है सॉल्ट। तो सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि सॉल्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कैटायन एंड एनायन से मिलकर बनता है। और साथ के साथ हम देखेंगे कि कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक, कुछ न्यूट्रल, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सॉल्ट की स्टेटमेंट क्या बोलती है। तो टॉपिक पहले सॉल्ट। Salts are the ionic compounds which consist two parts. कौन कौन से पार्ट्स होते हो? टू पार्ट्स, कैटायन एंड एनायन, टू पार्ट्स. One part carries negative charge, that is anion. सॉल्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है नेगेटिव पार्ट, जिसे हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एनायन। और सेकंड इज अदर पार्ट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कैटायन। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट्स आर दी आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, मींस वो आयन से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक पार्ट होता है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, जिसको हम एनायन बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। तो सॉल्ट जो होता है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। कैटायन और एनायन, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बोल देते हैं सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है सॉल्ट? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहला कि एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसमें से Na जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव, इसको हम कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव वालों को। और Cl जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में, एनायन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन होते हैं? एनायन। तो दिख रहा है हमें सॉल्ट जो है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, इसलिए सॉल्ट्स को एक आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स को क्या बोला जाता है? एक आयनिक कंपाउंड जो कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है? सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है? यहाँ पे जो सॉल्ट्स है जनरली पीएच तो यहाँ पे कितना है इसका? 7। सॉल्ट्स का जनरली पीएच तो 7 होता है, 7। बट अब बहुत सारे सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर शो करते हैं, और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल नेचर शो करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं, याद होगा आपकी बुक्स में भी, हम आगे जो पोर्शन पढ़ने वाले वो आ रहा है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, NaSCO3, ये सब हम अभी आगे सॉल्ट्स में पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो बेकिंग सोडा पीएच की रेंज में किस में आ रहे हैं? बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, याद होगा पीएच की रेंज में वो बेसिक अल्कलाइन की तरफ लाई करता है। पीएच वाला पोर्शन दिखाते हैं, देखो ये पीएच हमने पढ़ा था। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा हम इसे सॉल्ट में पढ़ रहे हैं, बट ये तो बेस में आते हैं। देखो बेसिक नेचर है, बेस होना चाहिए, तो हम इसे सॉल्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि बेकिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अगर इसे सॉल्ट में पढ़ा जा रहा है तो, बट हमने तो पढ़ा ये तो बेस है, तो क्या बेस और सॉल्ट एक ही होता है? नहीं।
कुछ सॉल्ट होते हैं बेसिक नेचर के, कुछ सॉल्ट होते हैं एसिडिक नेचर के, और कुछ न्यूट्रल नेचर होते हैं। कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, कईयों का बेसिक होता है, कईयों का एसिडिक। तो ये बेसिक सॉल्ट्स है। कौन से सॉल्ट्स है? बेसिक सॉल्ट्स। कैसे पता चलता है अभी हम देखेंगे। तो याद रखना, बेकिंग सोडा भले ही बेस है बट सॉल्ट में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। ये सॉल्ट भी है और बेसिक नेचर भी। कैसे अभी हम चेक करेंगे। वापिस आते हैं हम अपनी स्लाइड पर। तो इसका तो पीएच कितना है? 7। अब जैसे कि बेकिंग और वॉशिंग सोडा हमने एग्जांपल लिया जिसका पीएच 12-11 के आसपास होता है, बट हम इसे तब भी सॉल्ट में पढ़ते हैं, बेस होने के बाद भी सॉल्ट में क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के पीएच क्या क्या होते हैं, फिर वहां पे पता चलेगा कि सभी सॉल्ट्स का पीएच 7 होता है। नहीं, कुछ एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक भी होते हैं, और कुछ 7। ये 7 इसलिए लिखा है, अन्य सील का यहाँ पे 7 है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, इसे नोट करें। इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके अंदर आने वाला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हम पढ़ेंगे अब सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच। सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच एग्जांपल भी लिया था, जैसे कि कुछ सॉल्ट जो है वो बेस में भी आ रहे हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। हम अपने बुक में सॉल्ट्स में पढ़ते हैं और पीछे पढ़ के आए कि ये बेस है। अब ये सॉल्ट है या बेस है वो यहाँ पे देखेंगे। है तो बेस, बट ये सॉल्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, और इनका जो नेचर होता है इन सॉल्ट्स का वो बेसिक नेचर होता है। इन सॉल्ट्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। इसलिए इसको बेस में भी पढ़ा जाता है और सॉल्ट्स में भी। बेकिंग सोडा को सॉल्ट भी बोला जाता है, बेसिक सॉल्ट, या फिर बोल सकते हैं बेसिक। जिसके लिए हम पहली टर्म पढ़ने वाली है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पढ़ के आए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ के आए थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या थी? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। बट जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जस्ट अपोजिट होता है किसका? न्यूट्रलाइजेशन का। याद रखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट है, रिवर्स। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और यहां पर क्या है? सॉल्ट वाटर मिलके एसिड एंड बेस बनाएगा। इन दिस प्रोसेस या इन दिस रिएक्शन, व्हेन salt react with water to give back acid and base. This is known as salt hydrolysis. तो ये न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है? सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर। सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? एसिड एंड बेस। क्या देता है? एसिड एंड बेस। ये न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट है। न्यूट्रलाइजेशन में होता था एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता था, और यहाँ पे सॉल्ट वाटर के साथ एसिड एंड बेस दे रहा है। सॉल्ट वाटर के साथ एग्जांपल पहले जनरल देख लो। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है? एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे रिएक्शन दिख ही रही है, ये न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट। क्या है? जस्ट अपोजिट। अब वन बाय वन एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें जो पहला आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, तो याद रखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स है, अपोजिट। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस के साथ सॉल्ट वाटर देता है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट वाटर के साथ एसिड एंड बेस देता है। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके एग्जांपल समझेंगे वन बाय वन, और फिर देखेंगे जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, और कितने टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो पहला आ रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
अब वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, ऐसा सॉल्ट, ठीक है। या सॉल्ट जो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे, ऐसा एग्जांपल हमें लेना है। तो देख लो रिएक्शन करने का तरीका, एसिड और बेस हमें क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH जो कि हम जनरली ये रिएक्शन पढ़ते हैं। इससे मिलने वाला सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, NaCl प्लस वाटर। तो रिएक्शन को उल्टा करना भी सीख लो। देख लो एसिड बेस के साथ सॉल्ट वाटर देता है, ये न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर मैं एरो इधर डालता तो वो न्यूट्रलाइजेशन, बट अभी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, मैंने वहां से इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि हमें पता है ये सॉल्ट और ये वाटर किन एसिड से मिलता है, HCl एंड NaOH, ठीक है। इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हमने राइट वाला लिख लिया क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ के आते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस से हमेशा हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो आइडिया पता चल जाएगा आपको कौन सा सॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए मैंने पहले प्रोडक्ट लिख दिया क्योंकि एसिड और बेस से मिलने वाला सॉल्ट हमें पता है, ये रिएक्शन बहुत बार यूज हो रखी है, सॉल्ट एंड वाटर। चाहो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि सॉल्ट वाटर के साथ ये मिलेगा NaOH, ये मिलेगा HCl। क्लियर, ये एक रिएक्शन है, चलो ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम एसिडिटी और बेसिसिटी चैप्टर में पढ़ के भी आए और मैंने पीछे बहुत बार लिखवाया है। और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इनसे बनने वाला जो सॉल्ट है, मींस जिस सॉल्ट से ये दोनों बने हैं उसका नेचर कैसा होगा, मींस उसका pH कितना होगा, चेक करते हैं। चेक करने का तरीका कैसा होता है, देखो सॉल्ट को आप डिसोशिएट करोगे कंप्लीटली, क्योंकि सॉल्ट्स जनरली कंप्लीटली डिसोशिएट्स होते हैं, बट कुछ सॉल्ट स्प्रिंगली सोल्यूबल भी होते हैं, वो आएंगे तो मैं बता दूंगा। ये क्या है, कंप्लीटली डिसोशिएट, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं कंप्लीटली सोल्यूबल, प्लस Cl नेगेटिव। Na किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर को हम यहीं पे रहने देते हैं H2O, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में देखेंगे pH क्या आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, याद होगा हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ के आए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो अपने आयंस में, स्ट्रॉन्ग वालों को कंप्लीटली डिसोशिएट करो। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी वो कहलाते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं अपने आयंस में, हाइड्रोक्साइड आयंस में, प्लस OH नेगेटिव। तो करने का दोबारा तरीका बता दूं आपको, स्ट्रॉन्ग वालों को कंप्लीटली डिसोशिएट करना है। वीक एसिड या वीक बेस होता तो डिसोशिएट नहीं करते क्योंकि वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं प्रैक्टिकली। तो याद करने का सिंपली बेसिक सा तरीका है आपको डिसोसिएशन समझने का। स्ट्रॉन्ग वालों को कंप्लीटली ब्रेक करो और कोई भी अगर वीक आता है ब्रेक नहीं करना, क्योंकि वीक का मतलब होता है पार्शियली डिसोशिएट। और जो भी सॉल्ट्स आएंगे उसको भी कंप्लीटली डिसोशिएट करना है, क्योंकि सॉल्ट्स जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल है, कंप्लीटली डिसोशिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्ट को डिसोशिएट करना है आपको, और जो एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है उनको डिसोशिएट करना है बस। और जो आयंस है उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो कॉमन आयंस है। तो दिख रहा होगा देखो यहाँ पे Cl रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन वहां पर है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट। एक सोडियम यहाँ पर है और एक सोडियम आयंस यहाँ पर है, ये इससे कैंसिल आउट। तो बचा कौन यहाँ पे बचा है सिर्फ वाटर H2O। और राइट में क्या बच रहा है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये फाइनल हमारे पास एक रिएक्शन बच रही है। तो देखो रिएक्टेंट में क्लोरीन एंड सोडियम जो था, रिएक्टेंट में क्लोरीन एंड सोडियम था, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन और सोडियम सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं आया रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। पर ऐसे कट करके नहीं दिखाते, मींस ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है। तो फाइनली हमारे पास बचा H2O से बच रहा है H प्लस एंड OH। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लो, हमने NaCl को जब वाटर में डाला तो HCl एंड NaOH मिला, HCl एंड NaOH मिला। NaCl को जब वाटर में डाला था, सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है, NaCl को वाटर में जब डाला, वो पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा बिहेव कर रहा है, फाइनली H2O बचा ना सिर्फ वाटर, तो फाइनली सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है वो न्यूट्रल की तरह। क्या कर रहा है, न्यूट्रल। तो ये लिख सकते हैं इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज तो न्यूट्रल है तो pH कितना होगा, pH इज इक्वल टू 7, दैट इज pH इज इक्वल टू 7। तो यहां से फाइनली हमें ये पता चला कि जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है, या बोल सकते हो जिस सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है
उस सॉल्ट का पीएच क्या होगा 7, उस सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा 7, जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे न्यूट्रल। तो NaCl एक न्यूट्रल है जो कि हम पीछे देख कर भी आए, आपने पढ़ा होगा। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज न्यूट्रल, दैट इज pH इज इक्वल टू 7, दैट इज pH इज इक्वल टू 7। ये इसका मतलब होता है। डिसोसिएशन कैसे करना है याद रखना कॉन्सेप्ट से भी, कि स्ट्रॉन्ग वालों को डिसोसिएट करना होता है अपने आयंस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्ड स्ट्रॉन्ग आया कहां से, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो हमने कंप्लीटली डिसोशिएट कर दिया। और सॉल्ट जो होते हैं यहाँ पे जो बनने वाले वो भी कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। तो सेम आयंस को कट कर दो, जो फाइनल बचेगा उसके बेस पे हम बता देंगे कि ये न्यूट्रल है तो pH 7। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है सॉल्ट का जो pH कितना होगा 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, बताओ pH कितना है 7, दैट इज न्यूट्रल। सेकंड, अब अगली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, चारों को चेक करेंगे, इसे नोट करें वन बाय वन। तो नेक्स्ट आ रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकंड, salts of strong acid and weak base, salt of strong acid and weak base, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब आपको डायरेक्ट सॉल्ट से रिएक्शन नहीं बना पा रहे कि कौन सा एसिड बन रहा है, तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनाना सीख लो। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है इसलिए मैं पहले प्रोडक्ट लिख के समझा रहा हूँ, और वीक बेस ले लो, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, हमने पीछे लिखा भी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। इससे बनने वाला सॉल्ट क्या होगा हमें पता है, NH4Cl और प्लस वाटर, क्योंकि यहां से अगर मैं उल्टा हूं तो न्यूट्रलाइजेशन है, उधर जाऊं तो हाइड्रोलिसिस, इधर आ रहा हूं तो न्यूट्रलाइजेशन, उधर जा रहा हूं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट नहीं पता क्या होता है तो आप प्रोडक्ट से बनाना सीख लो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हम आज तक बार बार पढ़ के आए, एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट रिएक्ट विद बेस एसिड एंड वाटर, तो क्लियर। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इफ सॉल्ट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म एसिड एंड बेस, दिस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये बन गया सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इस सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा, मींस जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस दे रहा है, उस सॉल्ट का पीएच क्या होगा। तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं NH4, सॉल्ट्स कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, बट यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये सारे सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, क्लियर, इसलिए हम इसे कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहे हैं। हम जितने भी एग्जांपल लेंगे उसमें सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। वाटर को छोड़ देते हैं H2, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, तो कंप्लीटली डिसोसिएशन। एंड वीक कौन है, NH4OH, जो कि एक वीक बेस है। वीक का मतलब होता है पार्शियली डिसोसिएशन। तो कोई आयंस कैंसिल आउट आ रहा है, हाँ, क्लोरीन से क्लोरीन गया, तो बचा क्या हमारे पास, और कोई कैंसिल नहीं, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स टू H पॉजिटिव प्लस NH4OH। तो मैं फाइनल ये रिएक्शन मिली। अब इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है। तो बताओ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है, तो बताओ एसिडिक हुआ या बेसिक। H प्लस मतलब एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, तो ऐसे पता चलता है एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक नेचर है दैट इज pH लेस देन 7, pH लेस देन 7। एसिडिक नेचर क्यों है, वो इस आयंस की वजह से, इस आयंस की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आ रही है। तो बताओ सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक। सबको पता है कि H प्लस आयंस होता है अगर हमारे पास
ज्यादा या प्रोडक्ट में बन रहा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज pH लेस देन 7, और एसिडिक नेचर वालों का pH 7 से कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक, इसका pH लेस देन 7। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका pH लेस देन 7 आ चुका है। अब अगर अगला एग्जांपल होगा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको अच्छे से नोट करें। आप थर्ड वाला करते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड, इसको नहीं पता चल पा रहा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा सॉल्ट बन रहा है, तो पहले प्रोडक्ट में वीक एसिड लिख लेते हैं, एसिडिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ इससे सॉल्ट कौन बनेगा, ये बनेगा CH3COONA। देखो CH3COO उसका NO के ले गया और ये है वाटर, तो ये रहा सॉल्ट, सोडियम एसिटेट। सॉल्ट, ये सॉल्ट जब सोडियम एसिटेट, याद रखना ना, आगे भी आएगा 4th चैप्टर में कराया हुआ है। सोडियम एसिटेट जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड एंड बेस, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और रिएक्शन को उल्टा पढ़े, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब चेक करते हैं कि जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहे हैं, या जिस सॉल्ट से ये दोनों बन रहे हैं, वो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसका pH लेस देन 7 होगा या फिर ग्रेटर देन 7। तो देखो सॉल्ट्स को कंप्लीटली डिसोशिएट करना है, नेगेटिव, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, वाटर में जाके टूटते हैं। सॉल्ट हम पढ़ के भी आए, टूट गया आयंस में, वाटर ये रहा अपनी जगह पे H2O। CH3 वीक एसिड है, वीक पार्शियली डिसोशिएट होता है इसलिए डिसोशिएट नहीं करते। और स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो कंप्लीटली डिसोशिएट। अब फाइनली हम कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो बचा कौन, CH3 COO नेगेटिव प्लस H2O gives to CH3 COOH प्लस OH। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव आयंस। तो बताओ सॉल्यूशन कैसा हुआ, सॉल्यूशन स्लाइड अल्कलाइन इन नेचर, जिसको बेसिक नेचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, दैट इज pH ग्रेटर देन 7। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज pH ग्रेटर देन 7। तो ऐसे जो सॉल्ट होंगे जैसे CH3COONA, तो उनका pH ग्रेटर देन 7। तो ये चीज मैंने बताया था, जो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, देखो हम उसे सॉल्ट में भी पढ़ रहे हैं, उसको बेस में भी, कि उन सॉल्ट्स का जो नेचर है, उन सॉल्ट सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक, इसलिए उसे बेस में भी पढ़ा जाता है और वो क्या है, सॉल्ट भी है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बेकिंग सोडा हम तो बेस में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सॉल्ट में पढ़ाया जा रहा है, वो यही रीजन है क्योंकि उनका pH ग्रेटर देन 7। क्लियर। एंड लास्ट में देख लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस से नोट करें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, चलो यहीं पे कर लेते हैं नीचे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आखिर इनका नाम पता ही है, सोडियम एसिटेट लिख देता हूं, और वहां पे तो पता ही है, ये एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बार यूज हुआ है। तो वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट, एक वीक एसिड ये रहा, हमने पढ़ लिया था, CH3COOH एसिडिक एसिड, वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनसे बनने वाला सॉल्ट CH3COO, CH3COO NH4 प्लस वाटर। तो वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट ये है, या बोल सकते हैं इस सॉल्ट को जब वाटर में डाला गया तो ये दोनों एसिड और बेस वीक वीक हमें मिले। इसका नाम है क्या, अमोनियम, अमोनियम एसिटेट,
NH4 अमोनियम और ये एसीटेट। अब यहाँ पर आता है इसका डिसोसिएशन। देखो ये भी वीक है, ये भी वीक है, दोनों वीक है। वीक का मतलब होता है जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। वीक वालों को हम डिसोशिएट नहीं करते क्योंकि वो पार्शियली होते हैं। ये दोनों डिसोशिएट हो ही नहीं रहे। और सॉल्ट को अगर मैंने डिसोशिएट कर भी दिया था, कोई आयंस कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, कोई हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, ऐसे का एज इट इज है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? ये भी न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। इसको देखो डिसोशिएट करूं तो CH3, चलो करते हैं, COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये सॉल्ट डिसोशिएट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, CH3COOH प्लस NH4OH, ये दोनों ही क्या है? वीक। वीक डिसोशिएट नहीं होते कंप्लीटली, वो पार्शियली होते हैं। कुछ आयंस कट रहे, नहीं कट रहे, कटेंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो बन रहा है वो एसिडिक और बेस पूरा मिलके क्या हो गया? न्यूट्रल। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल। जो सॉल्यूशन बन रहा है वीक एसिड और वीक बेस है दोनों में, तो ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। तो इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसलिए इस वाले को पढ़ाते ही नहीं है, इट इज अ, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, डिसोसिएशन होता ही नहीं। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट इज pH इक्वल टू 7। इसलिए जो पहले तीन थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, दोबारा देख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला जो कि हमने पढ़ा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल है ओवरऑल H प्लस एंड OH आ रहा है इक्वल इक्वल, तो सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल, pH 7। सेकंड हमने पढ़ा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैसा है? एसिडिक नेचर, क्योंकि प्रोडक्ट में फाइनली H प्लस आ रहा है तो pH हो गया लेस देन 7। नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट में आ रहा है OH नेगेटिव, मींस अल्कलाइन बेसिक नेचर, pH ग्रेटर देन 7। और लास्ट जो कि पढ़ते भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई आयंस डिसोशिएट ही नहीं होते, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। तभी मैंने करा दिया क्या है? ओवरऑल न्यूट्रल, क्योंकि एसिड और बेस बराबर अमाउंट में, तो ओवरऑल न्यूट्रल सॉल्यूशन pH 7। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एसिडिक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद कोई पूछे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जो कि हम बेस में पढ़ते हैं, माइल्ड बेस, एसिडिटी में भी यूज करा जाता है बेकिंग सोडा को। तो बेस होने के बाद भी सॉल्ट पोर्शन में क्यों पढ़ा जा रहा है इसे? तो आप बताओगे इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर शो करता है, इसलिए सॉल्ट कैटेगरी में भी है और बेस में भी है, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे करे हैं। तो ये था हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का इंट्रोडक्शन। तो आज जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आ रहा है सोडियम क्लोराइड। पहला सॉल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है सोडियम क्लोराइड। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स में लिखो। हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब आता है पहला आज का जो पहला सॉल्ट है वो आ रहा है सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट में आ रहा है NaCl, यहां से लिखते हैं NaCl, हेलो सॉल्ट। इस लेक्चर में हम NaCl ही पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूजेस वगैरह। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी सारे सॉल्ट्स। तो NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉमन सॉल्ट। जो घर में हम नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, इसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। तो याद रखना कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, टेबल सॉल्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट को। अब याद होगा हम जो घर में नमक खाते हैं, तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी और एड वगैरह, तो उसमें बोला जाता है कि हमारे नमक में क्या है? आयोडीन प्रेजेंट है। क्या है? आयोडीन प्रेजेंट। अब पहला क्वेश्चन कि नमक में आयोडीन क्यों डालते हैं? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें एक गोइटर नाम की बीमारी जो आती है जिसमें नेक पे स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए नमक के अंदर आयोडीन डाला जाता है, ये सबको पता है, ऐड में सब देखते हैं। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है? आयोडीन। अब पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आयोडीन किस फॉर्म में ऐड करा जाता है? डायरेक्ट आयोडीन I2 तो नहीं डाल देंगे, किस फॉर्म में करा जाता है? ये एक नंबर में पूछ सकते हैं।
क्यों आयोडीन डाला जाता है? क्योंकि गोइटर नाम की प्रॉब्लम से बचने के लिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई हमारी बॉडी में तो गोइटर नाम की एक बीमारी होती है, डिसीज, जो कि हमें हो जाएगा, जिसमें नेक में स्वेलिंग हो जाती है। तो अब आता है कि आयोडीन की कमी के लिए, कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन किस फॉर्म में ऐड करा जाता है। ठीक है, तो देख लो, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तो उसमें ऐड करा जाता है, ऐड सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड जो कि NaI होता है एंड पोटेशियम आयोडाइड KI। तो हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन ऐड होता है पहले से, और वो पूछा जाए कि किस फॉर्म में होता है तो आप लिखोगे Na के फॉर्म में, सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। डायरेक्ट आयोडीन ऐड नहीं करते हैं, किसके फॉर्म में? सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। जनरली सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में ऐड करा जाता है। मैंने दोनों नाम लिख दिए फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट था कि NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी के लिए उसमें क्या ऐड करा जाता है? सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इंपॉर्टेंट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब आता है इसकी कुछ पहले प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला आता है प्रिपरेशन, बेसिक सी प्रिपरेशन है, सबको पता है ये चीज। प्रिपरेशन, तो आयोडीन को कैसे प्रिपेयर करा जाता है? आयोडीन नहीं, सॉरी, सोडियम क्लोराइड को, इसको कॉमन सॉल्ट। तो जो सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबको पता है ये चीज की, जो सी वाटर होता है, समुद्र के पास एक छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, उसमें त्रिपाल जिसे बोलते हैं, पन्नी को बिछाकर उसमें वाटर का फ्लो उसमें ले लेते हैं उस गड्ढे में, जिससे क्या होता है, सन से जो वाटर वो इवोपरेट कर जाता है, और जो सी वाटर में हैवी सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स, वो सारे वहीं पे रह जाते हैं। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? इवोपरेशन कर रहे हैं। हमने पानी को एक तरफ इकट्ठा कर लिया, पन्नी को पॉलीथीन को बिछा के, ताकि वो गंदा ना हो, और धीरे धीरे धूप से वो इवोपरेट हो जाते हैं, और उस पानी में प्रेजेंट सारे सॉल्ट, जो कि मेनली कॉमन सॉल्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा, वो वहीं पे रह जाता है। और फिर उसको हम लैब में और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। तो इसको प्रिपेयर करने का मेन जो रोल है वो क्या है? इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सी वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड by evaporation and crystallization of sea water। तो सी वाटर को इवोपरेट करके, समुद्र के पानी को एक गड्ढे में इकट्ठा करके, वो सनलाइट से इवोपरेट कर जाता है, जिसके बाद जो सॉल्ट है वहां पे पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, बट वो गंदा होता है। उसको क्रिस्टलाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। क्या करते हैं? प्योरीफाई। जैसे कि हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्योर बनाया था क्लास 9 में, सिमिलरली वैसे उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल है उसको इवोपरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योरीफाई करा जाता है। तो ये बेसिक सी प्रिपरेशन है, सबको पता है। सी वाटर को इवोपरेट करके एंड क्रिस्टलाइजेशन करके हम नमक बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ पे टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसके नेम, और ये जो NaI एंड पोटेशियम आयोडाइड ऐड करा जाता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसकी प्रिपरेशन होगी, अब आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम करते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहला आ रहा है फिजिकल स्टेट, एंड कलर। इसका कलर और फिजिकल स्टेट कैसी होती है? तो हमें पता है जो नमक है, नमक जो कि व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट कलर का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सॉल्ट होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड, क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड। क्लियर? सेकंड, सोल्युबिलिटी।
सेकंड आ रहा है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी भी इसकी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है वाटर सोल्यूबल होता है, नमक जो होता है कॉमन सॉल्ट है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो कितने पानी में कितना मैक्सिमम कितना नमक घुल सकता है, तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो कि सबको पता है नमक पानी में घुल जाता है, सोल्यूबल इन वाटर अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर, अबाउट, या फिर लिख सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अबाउट 35 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व। डिसॉल्व 100 ग्राम वाटर में सिर्फ और सिर्फ 35 ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है, अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉइंट ग्राम आगे पीछे हो सकता है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा कि 100 ग्राम में 100 ग्राम पानी में कितना नमक घुल सकता है, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है 35.8 लिखा हुआ है कुछ बुकों में 35.5 लिखा होता है, कुछ बुकों में 36 लिखा होता है, इसी के आसपास लिखा होता है। तो 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है, वो भी रूम टेम्परेचर, ये याद रखना रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, ये हमें पता भी है, वो सुपर सैचुरेटेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को घटाएंगे सोल्युबिलिटी घटती है सॉलिड के लिक्विड के अंदर, जो कि सोल्युबिलिटी टॉपिक क्लास 12 में हम पढ़ के भी आए डिटेल में। तो 100 ml के अंदर कितना सोल्यूबल होता है, अबाउट 35, याद रखना रूम टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर अलग अलग पे अलग अलग सोल्युबिलिटी होगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसको हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, तब टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये थी इसकी सोल्युबिलिटी। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये पॉइंट पीछे भी पढ़ के आए, इन नेचर बेस में पढ़ाया भी था, और NaCl की स्टेटमेंट भी लिखाई थी। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक हमने देखा है नमक को, जैसे कि ह्यूमिडिटी वाले मौसम में जून जुलाई के मंथ में जब बारिश होती है, उस टाइम पर अगर आप नमक को अपने घर में कहीं पे भी उसका जो पैकेट है या बॉक्स है वो ओपन रह जाए तो नमक गीला हो जाता है। नमक क्या हो जाता है, गीला गीला सा होने लग जाता है। या सुनो, सबने ऑब्जर्व करा होगा नमक और इस टाइप की सारी चीजें गीली होने लग जाती है। तो नमक क्या करता है, सोल्ट करता है, क्या है, वाटर को होल्ड करता है। इसके पास कैपेबिलिटी होती है वाटर होल्ड करने की, वाटर को कैप्चर करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट मींस, या फिर लिख सकते हो इट एब्जॉर्ब water from moisture या एटमॉस्फेयर लिख सकते हो, एंड बिकम वेट, गीला हो जाता है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, मॉइस्चर से, और गीला हो जाता है। इसलिए नमक के जितने भी बॉक्स होते हैं कंप्लीटली एकदम टाइट करके रखने पड़ते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ओपन कर दिया तो वो गीला गीला सा नमक होने लग जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जो कि NaCl शो करता है। और ये पोर्शन मैंने बेस में भी बताया आपको, सेम अगर याद होगा बेस वाली स्लाइड्स दिखा भी सकते हैं, जहां हमने बेस पढ़ा था, बेस तो दिखाएंगे अभी बेस में, जहां पे हमने पढ़ा है वहां पे ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड यूज करा है। बेस की देखो ये आई डेलिक्वेसेंट इन नेचर। बेस के पास भी सेम प्रॉपर्टी होती है, बट वो लार्ज अमाउंट में वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। जो लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट, और जो स्मॉल अमाउंट में करे उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। बेस डेलिक्वेसेंट इन नेचर होते हैं, और जो NaCl देखो कॉमन सॉल्ट लिखा भी हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो कि हम बेस में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी।
तो सेम हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया इस टॉपिक को, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है। अब आती है अगली प्रॉपर्टीज। फोर्थ, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो सॉल्ट की एसिड के, मतलब कॉमन सॉल्ट की एसिड के साथ रिएक्शन, व्हेन सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है, रिएक्ट विद एसिड, that is H2SO4, HCl, H2SO4, HCl, etc. चलो H2SO4 ही लिख लेते हैं। टू फॉर्म सॉल्ट एंड HCl गैस। ये रिएक्शन पहले भी करके आया, HCl गैस, जी लिख दिया। अब रिएक्शन देख लो, NaCl जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है? Na, देखो Na2SO4 भी लिख सकते हो यहाँ पर, प्लस HCl, या फिर अगर आपको बैलेंस नहीं करना तो और करके प्रोडक्ट ये भी बनता है NaHSO4 प्लस HCl, पर दोनों में क्या चीज है? HCl गैस निकलती है, HCl गैस। याद रखना इसको, कॉमन सोल्ट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो NaHSO4 भी मिलता है और Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दोनों ही मिलता है। डिपेंड करता है आप कितने मोल्स ले रहे हो, 2 मोल ले रहे हो या 1 मोल। ये 2 मोल लिए तो वो बनेगा, और 1 मोल लेंगे मीन्स NaCl प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा NaHSO4 एंड HCl। दोनों में प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, सॉल्ट एंड HCl गैस। याद होगा ये HCl गैस वाला वही टॉपिक है जिसमें हमने HCl गैस को ड्राई और वेट लिटमस पेपर से पास करा था। वेट वाले लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया था वहां पर, क्योंकि एसिड अपना बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में शो करता है, तो वो वहां पे क्लियर कर लेना, वहां पे पढ़ा भी दिया। तो रिएक्शन विद एसिड, तब कॉमन सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा तो HCl गैस रिलीज हुई और सॉल्ट बना। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद, पहले से नोट करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कॉमन सॉल्ट्स की। रिएक्शन विद फिफ्थ, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें? ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए कई बार। वन देखते, देखो दिखेगा भी, सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl होता है, रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से कर रहे हो नाइट्रेट, तो क्या होता है सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का एग्जांपल है और बहुत बार हम पीछे पढ़ के आए। तो जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अब, एंड व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो याद आ गया होगा ये पीछे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पढ़ के आए व्हाइट पीपीटी, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हमने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन देखते हैं कैसे बन रही है, तीसरी या चौथी बार आ रही है रिएक्शन सेम। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ करता है, तो सोडियम इसके नाइट्रेट को ले जाएगा, सिल्वर इसके क्लोराइड को।
इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, रिएक्टेंट ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया और ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। और प्रोडक्ट में पीपीटी बन जाए तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हम पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, AgCl प्लस NO3 सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में। और याद होगा पीपीटी को हम किस एरो से लिखते हैं, डाउन एरो, पीपीटी बन रहा है व्हाइट, और ये बन रहा है सोडियम नाइट्रेट। तो ये NaCl की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो कि हमने पढ़ ली है यहाँ पर। NaCl की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है, इसे नोट करना। और इससे पहले हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिजिकल स्टेट और कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोल्युबिलिटी वाटर में हाँ सोल्यूबल होता है, और 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोल्ट होता है वो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी को शो करता है और मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर एंड बिकम वेट। उसके बाद था रिएक्शन विद एसिड के साथ बना रहा है, एसिल गैस को रिलीज कर रहा है, और दोनों में सॉल्ट, दोनों ही प्रोडक्ट करेक्ट है, दोनों रिएक्शन सही है। अगर आप बैलेंस करके 2 मोल NaCl ले रहे हो तो Na2SO4 बनेगा, और 1 मोल ले रहे हो तो NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये दोनों के नाम है। उसके बाद हमने देखा अगला कि सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, जो कि हम प्रिसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर मैंने डिटेल में डाल दिया है, वहां पे जाके कर सकते हो, एक लेक्चर, क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन का पार्ट भी उसमें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाला हुआ है, वहां से आप करना। अब आता है फाइनल टॉपिक इसका NaCl का, जो कि होता है यूजेस। अब NaCl का यूजेस क्या क्या है, बेसिक यूजेस जो पूछे जाते हैं करते हैं। तो आ रहा है यूजेस ऑफ NaCl। यूजेस, तो NaCl का क्या क्या यूज है, तो सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट का यूज, इट इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड को बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम NaCl का यूज भी करते हैं। देखो कुछ यूज तो आप घर में भी करते हो, अचार वगैरह में नमक को डाल के, वो सब तो बेसिक यूज है। और साथ के साथ आप उसमें भी करते हो, ब्राइन सॉल्यूशन में मशरूम्स आती है, मशरूम के जो पैकेट्स आते हैं बॉक्स वाले, कौन से वाले, मेटल के बॉक्स में, जो फूड आता है, मशरूम होगी, इस टाइप के खाने की चीजें, वो एक सॉल्यूशन में के अंदर डिप करे जाते हैं, रखे जाते हैं, वो सॉल्यूशन होता है ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का सॉल्यूशन, तो वो भी फूड प्रिजर्वेटिव्स में ही है। तो इट इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव्स, दैट इज फॉर पैक्ड मीट एंड फिश, तो मीट और फिश वगैरह को जब पैक करा जाता है तो उसको NaCl मतलब नमक को उसके ऊपर लगा के उनको पैक करा जाता है। ऐसे करने से क्या होता है, बैक्टीरिया उस पर अटैक नहीं करते और वो सड़ेगा नहीं। अगर आप फिश और मीट को, अगर आज मान लो कोई फिश को पैक करके कहीं पे भेजा जा रहा है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, सॉल्ट क्या करता है, एक तो उसे बैक्टीरिया से बचाता है और इस पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देता है और सड़ने से बचा लेता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए NaCl का यूज कॉमनली यूज होता है घरों में। सेकेंड यूज NaCl सोडियम क्लोराइड depressed the freezing point of water, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, Fe means freezing point of water, therefore it is used for making ice, तो NaCl जो नमक को क्या करते हैं,
आइसक्रीम जमाने के लिए भी यूज करा जाता है। आइसक्रीम बनाते टाइम उसमें नमक सॉल्ट्स डाला जाता है कि ताकि आइसक्रीम जल्दी जम जाए। ऐसा क्यों होता है कि सोडियम क्लोराइड उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है किसके, वाटर के, जिसकी वजह से इसको आइस को जमाने में उन्हें कम टाइम लगता है। बर्फ अगर आपको जमानी है, क्या आइसक्रीम आपको जमानी है, तो उसमें NaCl अगर आप ऐड कर दोगे तो आइसक्रीम जल्दी जम जाती है। क्यों? रीजन ये होता है कि NaCl उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है वाटर के, जिसकी वजह से वो जल्दी जम जाती है। अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है कि NaCl कैसे डिप्रेस करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में जाके क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर में ये टॉपिक ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का 5वां या 6वां लेक्चर के आसपास होगा। उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि कैसे NaCl फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है और आइसक्रीम को जल्दी जमा देता है। डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 12 के लेक्चर में जाके देख सकते हो। मैंने लेक्चर का नाम बता दिया, सॉल्यूशन के 5वें 6ठे, थंबनेल पे दिख जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी इसका यूज है, इसलिए आइसक्रीम कभी खाते हो वो थोड़ा थोड़ा सॉल्टी भी लगता है ऊपर की साइड से। यही रीजन होता है, क्योंकि नमक डालने के बाद वो इजिली और जल्दी जम जाती है। नेक्स्ट NaCl का यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, शॉर्ट में लिख लो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन। साबुन बनाना हम 4थे चैप्टर में सीखेंगे, उसमें NaCl का भी यूज होता है स्टार्टिंग प्रोसेस में। एंड फोर्थ, वैसे तो बहुत सारे यूज है। इट इज यूज्ड to preparation of, used to production of many chemicals, like अब बहुत सारे अदर केमिकल्स को बनाने के लिए, केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो NaCl यूज करा जाता है, जो कि इसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे भी। NaCl को यूज कॉस्टिक सोडा NaOH में भी करा जाएगा इनिशियल रिएक्टेंट में। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ETC। तो अगला जो टॉपिक आएगा कॉस्टिक सोडा, उसमें इनिशियल रिएक्टेंट NaCl ही होगा जिसका यूज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम NaHCO3 और Na2CO3 बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें भी इनिशियल रिएक्टेंट कौन होगा? कॉमन सॉल्ट। कौन होगा? कॉमन सॉल्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसे नोट करें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके आगे के जितने भी सॉल्ट्स हैं तो इसको आप नोट करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में।